एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो आइए कुछ हम इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज यूज करते हैं फॉर सीयूईटी के प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ गिवन है। तो देखो, इस तरह से एक आपको एग्रीगेट डिमांड दिया हुआ है और बोला है डाउनवर्ड स्विंग ऑफ एडी लाइन इज डिस्क्राइब्ड एज। बेसिकली एडी ओरिजिनल ये था और कम होके नीचे आ गया है। सो एडी कम हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या होगा? ऑप्शंस है पैराडॉक्स ऑफ कंजम्पशन, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग, पैराडॉक्स ऑफ डिमांड और पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो इसका आंसर बनेगा पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। मतलब क्या होता है इसका कि जब एक इकोनॉमी में सभी लोग सेव करना शुरू कर देते हैं, सेविंग्स सबसे ज्यादा हो रही होती है, तो उस केस में जो टोटल एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन इंडिया। तो पहला आईपीआर जो है वो आया था 1948। ठीक है, 1948 ऑप्शंस में तो गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम 1956 को कर लेते हैं। 1956 में हमारी सेकेंड आईपीआर आई थी, तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से 1956 को टिक कर देते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है the exchange rate system in which the government fixes the exchange rate at a particular level। कौन सा exchange rate system है जिसमें गवर्नमेंट exchange rate फिक्स करती है? तो ये होता है हमारा फिक्स्ड exchange rate system। ठीक है, फ्लोटिंग के केस में मार्केट डिसाइड करती है, फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक ही बात है। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग में मार्केट ही डिसाइड करती है बट आरबीआई बीच में इंटरवेन कर सकता है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन गेट डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल्स फ्रॉम सेम कमोडिटी। अ कंज्यूमर यूजुअली डिसाइड्स हिज डिमांड बेस्ड ऑन डैश दैट द कंज्यूमर derives फ्रॉम इट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है एक ही कमोडिटी से। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यूटिलिटी की। ठीक है, कि जब भी आप कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हो तो उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। उसके बेसिस पे हम डिमांड करेंगे। ठीक है, अच्छा। इसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश एज एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रोसेस इज ऑन राइज एंड नीड्स टू बी प्रमोटेड। तो किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है आपको ये बताना है? मिल्क प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग या ग्रीन रेवोल्यूशन? सो सस्टेनेबल, सस्टेनेबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, दिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बोला है उज्ज्वला योजना इज फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग यूज ऑफ डैश एज इट इज अ क्लीन फ्यूल। तो उज्ज्वला योजना में किसको प्रमोट किया जा रहा है कि कौन सा इनमें से क्लीनर फ्यूल है? सीएनजी, गोबर गैस, एलपीजी या सोलर पावर? पावर। तो क्लीन फ्यूल में आएगा हमारा एलपीजी। एलपीजी। ठीक है, डन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले ईयर्स लिख लेते हैं। दिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिस्को। तो टिस्को एस्टैब्लिश हुआ था 1907 में। सीयूज कैनाल ओपन हुई थी 1869। फर्स्ट सेंसस हुआ था 1881 में। और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इज 1921। ठीक है, सो इसको अरेंज करना है तो बनेगा BCAD। BCAD, ऑप्शन नंबर बी। ओके जी, डन। राइट, इसके बाद कमर्शियली कटिंग ऑफ ट्रीज हैज डैमेज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट। तो पेड़ काटते जा रहे हैं तो उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। टू सेव द ट्रीज फ्रॉम कटिंग इन द ईयर 1983 डैश मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। तो कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था पेड़ों को बचाने के लिए? तो इसमें आया था हमारा एपिको मूवमेंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट वैसे याद रखना। ओके, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। इनमें से कौन सा गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? देखो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी होता है, स्टेबलाइजिंग द फ्लक्चुएशंस भी होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द बैंक्स। बैंक्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना कोई गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सो ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल विच फर्म कैरीज फ्रॉम वन ईयर टू नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड। जो भी हमारा अनसोल्ड फिनिश गुड्स हैं, सेमी फिनिश गुड्स हैं, रॉ मटेरियल है, उनका जो स्टॉक है जो नहीं बिका वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? देखो, सब्सिडी तो बोलेंगे नहीं, वैल्यू एड भी नहीं है, सुपीरियोरिटी भी नहीं है, दिस इज इन्वेंट्री। स्टॉक का ही दूसरा नाम इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री। ठीक है, इसके बाद आपको अरेंज करने हैं फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में आई थी 1979 में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया था 1958। जीपीसीआर आया 1965 और रिफॉर्म्स आए पाकिस्तान में 1988।
ठीक है, सो इसको अरेंज करना है तो ये बनेगा BCAD, है ना, BCAD बन रहा है, BCAD, यस, BCAD, ऑप्शन डी। ठीक है, डन। इसके बाद, प्रायर टू इंडिपेंडेंस स्टेग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया वाज मेनली कॉज्ड ड्यू टू, इंडिपेंडेंस से पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी कम ग्रोथ थी, उसके पीछे का मेन रीजन क्या था? मेन रीजन था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, जमींदारी सिस्टम। सो लिखा है वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, यही आंसर बने, ऑप्शन बी, राइट। अच्छा, इसके बाद, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज द ओनली टूल टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक लौता एक टूल है मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ओनली बोला है, गलत, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, है ना, तो ये तो गलत है, सो दिस इज फॉल्स। ओके, नाउ इसको भी आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सो दिया है इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू एक्सटर्नल डेट। सो इंडिया में क्राइसिस आया था 1991 में, ठीक है। WTO फाउंड हुआ था 1995। फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइडेड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड IMF, तो IMF और वर्ल्ड बैंक से हमें फाइनेंशियल हेल्प 1991 में ही मिली थी, और लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी 1991 में, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, A, C और D आएंगे, उसके बाद B आएगा, सो लास्ट में B आना है, तो ऑप्शन डी को हम टिक मार देते हैं, राइट। चलो, which of the following PSU has been granted the status of महारत्न by the government? महारत्न का स्टेटस किसको मिला है? इनमें से कौन सा पॉइंट आएगा महारत्न के केस में? सो महारत्न असाइन हुआ था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये वाला क्वेश्चन, दिया है इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम व्हेन अ गवर्नमेंट एक्शन इंक्रीजेस द एक्सचेंज रेट deliberately making domestic currency cheaper is known as। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट अगर एक्सचेंज रेट बढ़ा दे, मतलब पहले $1 70 का था, अब वही $1 90 का हो गया, तो उस केस में डोमेस्टिक करेंसी जो है वो डीवैल्यू हुई है, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज में हम बोलेंगे डीवैल्यूएशन। ओके, चलो, देन इसके बाद, विच प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड इन तमिलनाडु टू ट्रेन women इन लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। तो तमिलनाडु में विमेन को ट्रेन करने के लिए एक प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था तनवा, ठीक है, तनवा। ओके, देन इसको आपको मैच करना है, तो देखो दिया है एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व होता है 45 डिग्री की लाइन ओरिजिन से पास करती है, सो बी का तो थर्ड आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, तो सी का सेकंड। देख लेते हैं एक बारी, बी का थर्ड, सी का सेकंड, बी का थर्ड, सी का सेकंड, तो ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो कंजम्पशन कर्व के पैरेलल बनता है, ठीक है, सो ए का फोर्थ। और कंजम्पशन फंक्शन कैसे बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड वाई एक्सिस, जिसको हम सी बार बोलते हैं, तो डी का फर्स्ट, ठीक है। चलो, इसके बाद, द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर मूव्स विद, मल्टीप्लायर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली ये मतलब है। सो मल्टीप्लायर में देखो फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की हम बात करें तो, सो इन्वेस्टमेंट में चेंज, इनकम में चेंज, और हम MPC के बेसिस पे भी मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं, है ना। सो हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे तो चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन तीनों में जो मल्टीप्लायर है वो मूव करेगा, तो A D और E, राइट। चलो, इसके बाद, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट होता है जब कंट्रैक्शन हो डिमांड, ठीक है। डाउनवर्ड मूवमेंट होता है जब एक्सपेंशन हो डिमांड, ओके। लॉ ऑफ डिमांड में हम बोलते हैं सेटेरिस पैरेबस, यानी कि प्राइस को छोड़ के हम बाकी चीजों को कांस्टेंट रखते हैं। और मार्केट डिमांड का जो कर्व है वो कैसे आएगा? जब हम इंडिविजुअल डिमांड का हॉरिजॉन्टल समेशन करेंगे, तो डी का थर्ड, राइट। इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन इंडस्ट्रीज इन द सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस। सो अब हमें कुछ कुछ पॉइंट्स गिवन है, सो देखते हैं।
दिया है द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड, इंडस्ट्रीज वर ओपन इन द बैकवर्ड रीजन, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट लेड टू कोलैप्स ऑफ इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश हुआ और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ। सो अगर आप इन सब पॉइंट्स को समझो तो आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश हुई थी थर्ड चैप्टर में, एलपीजी चैप्टर में। ठीक है। सो सबसे लास्ट में तो ऑप्शन डी ही आएगा, राइट, क्योंकि पहले तीन चैप्टर की ही बात कर रहा है। सो लास्ट में ऑप्शन डी आएगा, तो मुझे लगता है ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले इसमें लिखा है सी। बिल्कुल, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने हमारी इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, तो पहला चैप्टर में यही हुआ था। सो सबसे पहले तो सी आएगा, राइट। उसके बाद टाटा आयरन और स्टील कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आ गया था। ओके। उसी के अंडर हम लोगों ने इंडस्ट्रीज को ओपन किया था बैकवर्ड रीजन में। और लास्ट में थर्ड चैप्टर में जाके जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है वो अबॉलिश। तो सीक्वेंस समझे तो आपको ईयर नहीं पता होंगे यहाँ पे। सो इसलिए हमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के कर देना है बस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। तो देखो, हमें अलग अलग प्रोग्राम्स के मैंने, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप और नरेगा। ठीक है। सो अगर हम बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे जिसमें हम सेविंग्स को प्रमोट करते थे, यानी कि एम टू प्रमोट थ्रिफ्ट एंड स्मॉल प्रमोशन। थ्रिफ्ट का मतलब सेविंग्स। ठीक है। तो सी का तो सेकंड आएगा। ओके। तो सी का सेकंड हम श्योर हैं, तो एक तो ऑप्शन ए हो सकता है, एक ऑप्शन सी हो सकता है आंसर। ठीक है। नरेगा की अगर हम बात करें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसमें बात की गई थी वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल अडल्ट हाउस होल्ड वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ठीक है, वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी गई थी नरेगा में, तो डी का थर्ड आना चाहिए। ऐसा कुछ है क्या इसमें? ये रहा, सी का सेकंड, डी का थर्ड, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, ए का फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। ठीक है। सो ए का फर्स्ट। और शहरी रोजगार योजना जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों ही क्रिएट करने में मदद करता है। ठीक है, तो बी का फोर्थ। ओके। इसके बाद all important decisions regarding production, exchange and consumption of goods and services are made by government। कौन सा सिस्टम है इकोनॉमी का जिसमें प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन के रिगार्डिंग सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है? सो गवर्नमेंट लेती है अंडर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सारे डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट लेती है। ओके। इसके बाद आपको चूज करना है द करेक्ट पॉइंट। दिया है expenditure on construction of new parliament is a source of human capital formation। अगर आप एक नया पार्लियामेंट पे खर्चा कर रहे हो तो क्या वो एचसीएफ का पार्ट है? नो, वो तो एक बिल्डिंग बन रही है, फिजिकल कैपिटल का पार्ट होगा। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल में आता है जो लोगों पे खर्चा किया जाए। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्टिंग अ सबमरीन इज अ सोर्स ऑफ एचसीएफ? नहीं। अगेन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एचसीएफ? यस, हेल्थ पे खर्चा करना एचसीएफ का पॉइंट है। इसके बाद expenditure on education helps individual in increasing their future income as it is one of the source of HCF। तो बिल्कुल सही है। अगर आप एजुकेशन पे खर्चा करते हो तो आपकी फ्यूचर इनकम इंप्रूव होती है। ई पॉइंट भी सही है, मेरे ख्याल से यहाँ पे दो ही बताने हैं। ठीक है। एक और है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग फिल्म इंफॉर्मेशन इज अ सोर्स ऑफ HCF। आप फिल्म के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अगर ले रहे हो तो वो क्या HCF का पार्ट? नहीं। ठीक है, तो बस ऑप्शन सी और ई आर करेक्ट, सी एंड डी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, दिया है प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड वन ऑफ द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। सो कौन सा पॉइंट आएगा? देखो, सोशल तो नहीं आएगा, कल्चरल भी नहीं आएगा, एजुकेशनल भी नहीं आएगा, ये आएगा इकोनॉमिक, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये लाइन आपको पहले चैप्टर में गिवन है। सो ये सारे हमारे इकोनॉमिक पॉइंट है। ओके जी। इसके बाद चूज द ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट बताना है। दिया है एनसीईआरटी, यूजीसी, आरबीआई या एआईसीटीई। सो अगर मैं एनसीईआरटी, यूजीसी और एआईसीटीई की बात करूँ तो ये तीनों ही हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है। लेकिन जो आरबीआई है वो तो मॉनेटरी सिस्टम है, आरबीआई, तो ये हमारा ऑड वन आउट यहाँ पर होगा। ओके। इसके बाद इन इंडिया इनिशियल एक्सचेंज रेट is equal to 50, which means we need to exchange rupees 50 for $1।
मतलब $1 पहले 50 रुपए का था। एक न्यू एक्सचेंज रेट फिक्स हुआ जिसमें $1 75 रुपीज का हो गया। तो मतलब हमारी जो इंडियन करेंसी है वो क्या हुई है, डेप्रिसिएट हुई है। ठीक है, डेप्रिसिएशन। ओके, देन डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, डिवैल्यूएशन, लिबरलाइजेशन। सो डीमोनेटाइजेशन का गोल था टू कर्व ब्लैक मनी। ठीक है, ब्लैक मनी को कम करना, एक थर्ड। जीएसटी से वन नेशन वन टैक्स प्रमोट हो रहा था। डिवैल्यूएशन एंड लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को फ्रीडम देना। और डिवैल्यूएशन, फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, सो ए का थर्ड और ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलो इसके बाद, a consumer chooses not to change the consumption when his income has changed. In that case, MPC is, मतलब इनकम तो चेंज हुई, मतलब कुछ ना कुछ डेल्टा वाई तो है, लेकिन डेल्टा सी नहीं है क्योंकि कंजम्पशन में चेंज ही नहीं आया। तो उस केस में एमपीसी कितना होगा आपको ये बताना है। तो बहुत सिंपल है, एमपीसी होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अगर कंजम्पशन में चेंज ही नहीं आया मतलब डेल्टा सी तो जीरो है, सो एमपीसी भी हमारा जीरो होगा, जीरो होगा। ठीक है, समझ गए इतना? ओके। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। सो इनमें को अगर आपको कोई डाउट आया तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।